हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फॉरेस्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो मैट्रिक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा साबित होगा। आइए बिना देर किए हुए आपको स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम जो होता है वह चूना जल का रासायनिक नाम अगर देखेंगे तो इसका होता है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और तो वहाँ ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन है बुझा हुआ चूना, दूसरा नंबर में है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तीसरा नंबर में है कली चूना। कली चूना को अनबुझा चूना भी कहते हैं, याद रखेंगे। अनबुझा या बिन बुझा चूना भी कहा जाता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaO होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में सोडा एश का सूत्र क्या होता है? अब ये जो सोडा एश है उसका सूत्र क्या होता है? देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर उसके बाद है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद है NaHCO3। आते हैं सारे ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या होता है। CaCl2 को क्या कहते हैं हम लोग? CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। और ये तो सोडा एश नहीं होता है। फिर उसके बाद ये आते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट जो है, इस सोडियम कार्बोनेट को सोडा एश के नाम से जाना जाता है। सोडा एश के नाम से जाना जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इसका। ये सोडियम NaCl जो होता है वह NaCl क्या है? NaCl आपका लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। NaCl लवण होगा। और ये NaHCO3 है, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा बोला जाता है, या इसको ऐसे रासायनिक नाम पढ़ेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सबका अलग अलग यूज होता है। इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो साधारण नमक का सूत्र भी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो NaCl लिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? सबसे पहले हम ज्वाला की बात करते हैं कि ज्वाला होता क्या है। ज्वाला को इंग्लिश में फ्लेम बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप मोमबत्ती जला रहे हैं, तो मोमबत्ती जब जलना स्टार्ट हो जाता है, जलना शुरू हो जाएगा, तो ये जो जला यानी ऊपर वाला जो भाग होता है वह ज्वाला कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ज्वाला कहलाता है। और इस ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र हो जाते हैं? एक प्रकाशमान मंडल होता है, प्रकाशमान मंडल होता है। और दूसरा नंबर जो होता है वह आपका होता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल होता है। और तीसरा नंबर जो होता है वह केंद्रीय मंडल होता है, केंद्रीय मंडल होता है। तो समझ में आया ज्वाला। ये जो ज्वाला जो होता है, यानी कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें जो जलवाष्प की मात्रा जो हो जाता है, यानी ऊपरा जो सिरा होता है वह क्या कहलाता है? ज्वाला कहलाता है। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कौन कौन ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन तो कह रहा है कि बिना ज्वाला के जलता। देखिए मोमबत्ती अभी बताया, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है। मीथेन जो होता है, मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। उसके बाद किरोसिन है, ये भी जलाया जाता है, तो ज्वाला के साथ ही जलता है। एक ऑप्शन है आपका कोयला। कोयला को जलाइएगा तो यह बिना ज्वाला के जलता है, इसमें फ्लेम नहीं निकलता है। इसलिए आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा होता है। देखिए अब ये विद्युत बल्ब क्या है?
एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या होता है कि जो फिलामेंट का उपयोग किया जाता है वह किया जाता है टंगस्टन धातु का। किसका किया जाता है? टंगस्टन धातु का। तो टंगस्टन धातु का इसमें उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। ये जो विद्युत बल्ब के अंदर जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस को हम लोग आर्गन तथा नाइट्रोजन का, आर्गन तथा नाइट्रोजन होता है निष्क्रिय गैस। ये निष्क्रिय गैस जो है आर्गन और नाइट्रोजन को कहते हैं और ये विद्युत बल्ब के अंदर भरी रहती है ताकि फिलामेंट जल्दी भंगुर न हो। फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट का दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम अगर कहेंगे तो इसका दूसरा नाम होता है तापन अवयव। तापन अवयव होता है और इस तापन अवयव में जो उपयोग किया जाता है वो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं थोड़ा देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है नाइक्रोम। नाइक्रोम का कहाँ यूज करते हैं? विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। यानी विद्युत हीटर जो होता है हम लोग घरों में यूज करते हैं, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नाइक्रोम का यूज किया जाता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है। ये नाइक्रोम जो बना होता है निकेल प्लस क्रोमियम से बना होता है। ये दोनों का ये मिश्र है, निकेल प्लस क्रोमियम। तो याद रखेंगे, यहां से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग बताएंगे। नाइक्रोम किस तत्व से बना होता है, तो निकेल प्लस क्रोमियम से बना होता है। लोहा है, लोहा का यूज नहीं किया जाता इसमें। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। यानी 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। आइए 5वें नंबर पे आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है। सुनिएगा, लघु पतन क्या होता है? लघु पतन, लघु पतन को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट। अब ये जो शॉर्ट सर्किट होता क्या है इसको समझिए। किसी कारणवश क्या होता है कि दो नंगे तार आपस में प्लस और माइनस दोनों आपस में सट जाते हैं। तो सटने के दौरान क्या होता है कि तार नष्ट हो जाता है, तार नष्ट हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उस अवस्था को जो कहते हैं हम कहते हैं उसको लघु पतन कहते हैं। लघु पतन में जब दो तार आपस में सटते हैं तो उसका एकदम प्रतिरोध एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से तार क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब प्रतिरोध कम होगा तो तार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में क्या क्या लिखा, परिवर्तित नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में आपका ये बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर इस 5 का बी आपका सही हो जाएगा कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन दर्पण सूत्र है? ये जितने सारे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं एकदम MBBI है। मैट्रिक के एग्जाम में आपको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और समझेंगे। जहाँ भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? अब देखिए यहाँ दर्पण सूत्र दे दिया हुआ है, याद रखेंगे। दर्पण सूत्र में दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। ये जो f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। f क्या होता है? फोकस दूरी होता है। फिर उसके बाद v जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी होता है और u क्या होता है? वस्तु दूरी होता है। इसको भी याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा किसी दर्पण में f क्या कहलाता है, तो फोकस दूरी। किसी दर्पण में जो v जो होता है वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब दूरी। किसी दर्पण में u क्या कहलाता है? तो वस्तु दूरी कहलाता है। अब ये तीनों का जो रिलेशन बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस
1/u होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि एक और यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि दर्पण की जो जितनी सारी दूरियां हैं वह कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब दर्पण से जब मापेंगे तो F भी निकलेगा, V भी निकलेगा, U भी निकलेगा। लेकिन इस फॉर्मूला के सहारे आपको 2 दिया रहेगा, V दिया रहे, U दिया रहे, तो आप फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए ये जो पहला जो क्वेश्चन ये तो आपका नहीं होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अभी फॉर्मूला लिखिए हम, तो आपका ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो पहला नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका क्या है, लेंस सूत्र है। बीच में अगर 1/v 1/u के बीच में अगर माइनस दिया हो तो उसको लेंस सूत्र कहते हैं, और अगर बीच में प्लस दे दे 1/f एक तरफ और बराबर के एक तरफ 1/v प्लस 1/u, तो उसको कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घेघा रोग पनपता है। देखिए घेघा रोग होता क्या, घेघा रोग आप लोग देखे होइएगा किसी आदमी का जो है इस गला पे एक मांस की तरह फेंक देता है, वह घेघा उसी जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। वैसे देखते हैं ये पनपता किसकी वजह से है, तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है मोटापा से, तो मोटापा से नहीं पनपता है। याद रखेंगे चीनी की कमी से, इससे भी नहीं पनपता है घेघा रोग। आयोडीन की कमी से, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है, यानी घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। ये आयोडीन की कमी से आपका घेघा रोग हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। समझते हैं आवेश क्या होता है। सबसे पहले आवेश समझते हैं। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोला जाता है। आवेश जो है दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश जो है 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक प्लस होता है जिसको धनावेश कहते हैं, एक माइनस होता है जिसको ऋणावेश बोलते हैं। अब ये जो धनावेश और ऋणावेश है, तो इसमें तो क्वेश्चन तो ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जब भी हम देखेंगे तो यहाँ आप समझते हैं कि प्लस और माइनस जो होता है यह दोनों आवेश के प्रकार है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आवेश जो है, आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, Q के द्वारा सूचित किया जाता है। और Q का आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वह कूलम होता है। याद रखेंगे आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश कूलम कहिए या कूलम्ब कहिए, दोनों कह सकते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम या कूलम्ब कहिए। तो आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होगा। आते हैं ओम, समझिए ओम क्या होता है। ये एक वैज्ञानिक का नाम है ओम। जॉर्ज साइमन ओम थे जिन्होंने ओम का नियम भी दिया था। ओम का नियम 1826 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया था। तो ओम जो है, ओम अगर डायरेक्ट आपसे पूछेगा ओम क्या है, तो यह जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है, याद रखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एम्पियर दिया हुआ है। तो एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट यानी आई द्वारा इसको सूचित किया जाता है। यहाँ आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। आई द्वारा इसको सूचित किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर क्यू बटा टी भी होता है। आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू को कहते हैं हम लोग आवेश और टी को कहते हैं समय। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब आइए जल तो हम लोग जानते हैं कि जल क्या होता है, लेकिन इस जल के बारे में पीएच मान पूछा है।
तो पीएच मान सबसे पहले समझते हैं पीएच मान क्या होता है। ये जो पीएच मान है, पीएच मान, ये पीएच जो होता है इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या इसको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी इसका होता है हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब ये जो हाइड्रोजन की जो सांद्रता आप देख रहे हैं, तो इसका सबसे पहले जो पीएच का जो पीएच का जो होता है वह टेस्ट किया जाता है कि यह अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इसको सूचक भी कहते हैं। अब ये जो हमको देखना है कि जल जो इसका पीएच मान पूछा है, तो क्या इसका ये कौन सा इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका सूचक कैसा बताता है। तो याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान, जल जो होता है उदासीन होता है, याद रखेंगे उदासीन होता है। और उदासीन जो होता है, उदासीन का पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। उदासीन के 7 के बराबर। और अगर अम्लीय है, अम्लीय है तो वह 7 से कम होगा, अगर क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। याद रखेंगे अम्लीय है तो 7 से कम, क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ, हमने कहा कि शुद्ध जो जल है वह उदासीन होता है, और उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान पहला नंबर ऑप्शन है 0, उसके बाद 5 तो होगा नहीं, फिर उसके बाद 7। ये ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी पे आपका 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अब सुनिए, हम लोग सोना तो जानते हैं, सोना का मतलब ये हुआ कि एक तरह से इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। अब ये जो ज्वेलरी जो होता है वो कह रहा है कि कितने शुद्ध सोना का सोने की जो शुद्धता होती है वह कैरेट में मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? शुद्धता जो है वह कैरेट में मापी जाती है, याद रखेंगे इस बात को भी। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, सोने की शुद्धता। फिर से बता दे रहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर उसी आदमी को समझ में आता है, उसी स्टूडेंट को समझ में आता है जब वो 1 नंबर से फेल कर जाता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से बताया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट से मापी जाती है। अब देखिए सोने की शुद्धता, सबसे पहले तो याद रखेंगे सोने की शुद्धता जो होता है, अगर शुद्ध सोना देखा जाए तो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। वैसे ज्वेलरी जब बनाया जाता है तो 22 कैरेट का बनाया जाता है, 22 कैरेट का 6 से ज्वेलरी बनाया जाता है ताकि वह जल्दी टूटे नहीं। इसमें दो कैरेट दूसरे चीज मिलाए जाते हैं, जिसमें एजी भी होता है और निकेल होता है। तो शुद्ध सोने का जो कैरेट, आप ऑप्शन देखेंगे, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, 20। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। जिप्सम। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम क्या है? इसी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, हेमिड्रेट होता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब देखिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम। जिप्सम को ही 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर पे, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या इसमें दिया पड़ा हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O। ये जो पहला जो ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O, इसको हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं।
हारा कशिश भी कहते हैं इसे, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद अभी बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये आप जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद ये CaSO4 इंटू 5H2O, ये आपका तूतिया का सूत्र होता है। फिर उसके बाद ये देखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी 10 नंबर का जो है 11 नंबर का जो है वो डी नंबर ऑप्शन होगा, CaSO4 इंटू 2H2O। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलेमाइन निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ये जो कैलेमाइन है वो कह रहा है कि किस धातु का अयस्क है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ जिंक, एल्युमिनियम, फेरम, हाइड्राजाइरम। तो ये कैलेमाइन जो है याद रखेंगे, कैलेमाइन, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, जिंकाइट, ये तीनों जो अयस्क है वह जिंक के अयस्क है, यानी जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कैलेमाइन, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, ये किसका अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलेमाइन जो होता है वह जिंक का अयस्क है। अयस्क होता क्या है, अयस्क का मतलब यही होता है कि यह खनिज से प्राप्त किया जाता है और सरलता पूर्वक एवं सुगमता पूर्वक इसको प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब यहां लेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले लेंस देखिए, लेंस जो होता है यह लेंस भी क्या है, पारदर्शक पदार्थों से बना होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकार से घिरा होता है, यानी दो इसका निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। लेंस दो तरह के होते हैं, लेंस दो तरह के, एक होते हैं उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। और ये जो लेंस में हमने पढ़ा कि दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, लेकिन लेंस की जो सभी दूरियां जो होती है वह प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। याद रखेंगे, यहां से भी 1 नंबर का सवाल आपका क्लियर हो गया कि लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र होते हैं वहां से सभी दूरियां मापी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो याद रखने की बात है लेंस में जब प्रकाशिक केंद्र से चलते हैं तो उत्तल लेंस की जो होता है फोकस दूरी वह धनात्मक होता है, इस बात को याद रखेंगे। और अवतल लेंस में नेगेटिव होता है, यानी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर देखिए उत्तल लेंस है, ए में बी में अवतल लेंस दोनों, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। आते हैं अगले प्रश्न पे, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। अब आकाश का रंग नीला, हम लोग तो जमीन पे खड़े रहते हैं तो दिखाई देता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देने का भी एक कारण है। और जो लोग अंतरिक्ष में अगर खड़े होकर देखिएगा तो अंतरिक्ष में खड़े होकर अगर आसमान को देख रहे हैं तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष में खड़े यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो याद रखेंगे काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन, अब इसमें देखिए कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, परावर्तन, परावर्तन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद अपवर्तन है, अपवर्तन भी आपका नहीं होगा। परकिरणन है, परकिरणन का मतलब होता है कि कोई कलर ऐसा है जो ज्यादा वो क्या किया हुआ है, एक छितरा गया है यानी फैल गया है, तो नीला कलर का जो है सबसे ज्यादा परकिरणन हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। यह परकिरणन होगा, ऑप्शन नंबर 14 का सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, अगले प्रश्न में है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसों की मात्रा है, बहुत सारी गैस उसमें मिला हुआ है। अब बहुत सारी गैस है
तो इसमें स्पेशल जो पूछा इस क्वेश्चन में, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाने वाली है तो वह नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये दोनों मिलाकर टोटल हो जाते हैं, अगर प्लस करेंगे तो 99% हो जाता है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर 99% वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि वह कौन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे, ऑक्सीजन है 21%, तो ये 21% पाया जाता है। तो दोनों मिलाकर 99%, बाकी 1% में सारी गैसें पाई जाती है। अब यहाँ पूछा क्या आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% पाया जाता है। इसको भी नोट कर लेंगे अच्छे तरीका से, ताकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी क्वेश्चन जहां से बने वहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 21% दिया हुआ है, अभी हमने बता दिया 21% ऑक्सीजन का होता है। दूसरे नंबर बी नंबर पे ऑप्शन पे दिया हुआ 78% जो नाइट्रोजन का होता है। सी नंबर है 0.03%, और ये जो है 0.003%। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। जो मेरे YouTube चैनल से जो नए जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप इसके लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, और बने देखते रहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, पुराने हैं फिर वेट करिए, आपको अगला वीडियो फिर अगला इसी ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाकर अगले सेशन में डाला जाएगा। तब तक के लिए विदा होते हैं।